हाय एवरीवन। तो यदि आप भी कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई सैलरी की इनकम है जो कि रिसीव हो रही है, और ये सैलरी की इनकम जो है यदि वो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा हर महीने आपकी सैलरी की जो इनकम है उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। अब गवर्नमेंट जो है उसने 15 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू की है, और उस नोटिफिकेशन में अब आपकी सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट किए जाते हैं उनके जो रूल्स है उसमें मेजर चेंजेस जो है वो किए हैं। यानी कि अब उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो हो सकता है जीरो। अब ये जीरो कैसे होगा, यानी कि आपको इन हैंड सैलरी जो है वो ज़्यादा कैसे मिलेगी, तो वही आज की इस वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप अपनी सैलरी की इनकम पे टैक्स को जीरो कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मान लो मिस्टर राम में जो कोई जॉब करता है और जॉब करने से जो उसको सैलरी रिसीव होती है, उस सैलरी पे जो उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो मान लो पूरे साल का होता है 1,20,000 रुपए। अब जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारा बजट 2024 जो है वो प्रेजेंट किया गया था, और उस बजट जो है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनको काफी सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए थे। तो उस बेनिफिट में से एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये भी प्रोवाइड किया कि अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है और उसका सैलरी के अलावा मान लो किसी दूसरे सेक्शन में अगर कोई टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है, तो उस केस में उसके एम्प्लॉयर जो है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करते टाइम उसकी जो टीसीएस की जो क्रेडिट है उसको पहले लेस किया जाएगा, और फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो एम्प्लॉय है उसका टीडीएस जो है वो कम डिडक्ट होगा। तो एक तो ये बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा बजट 2024 में एम्प्लॉय जो है उसको प्रोवाइड किया गया। तो अब मान लो यहाँ पे मिस्टर राम है जिसके द्वारा मान लो पूरे साल में अगर कोई मोटर व्हीकल है जो कि परचेज की जाती है, तो अब आपको पता होगा कि जो मोटर व्हीकल की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में 1% से टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया जाता है। तो मान लो उसके द्वारा जो 20 लाख रुपए की कार परचेज की जाती है उस पे 1% से उसका टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया जाता है, जो उसका बनता है 20,000 रुपए। तो उसकी नेट लायबिलिटी हो जाती है 1 लाख रुपए की। तो एक तो ये बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा बजट 2024 जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन है जो कि इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 112/2024। और इस नोटिफिकेशन जो है उसमें गवर्नमेंट ने सैलरी एम्प्लॉयड जो है उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया है। अब ये बेनिफिट क्या है, तो इस नोटिफिकेशन की वजह से सैलरी एम्प्लॉयड जो है उनको हो सकता है कि टैक्स जो है उसका कम पेमेंट करना पड़े, या फिर हो सकता है कि कोई भी टैक्स जो है उसका पेमेंट ना करना पड़े। तो इस नोटिफिकेशन जो है उसको हम डिटेल में समझेंगे। मिस्टर राम जो है उसके द्वारा मान लो पूरे साल में जो कैश विड्रॉल की जाती है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में मिस्टर राम जो है उसका सेक्शन 194N जो है उसमें टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। और वो टीडीएस मान लो अगर आप पूरे साल भर जो है उसका 20,000 हो जाता है। अब मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा एक प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है, तो आपको पता होगा कि सेक्शन 194IA में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में भी 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसका सेक्शन 194IA में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो है 10,000 रुपए। अब मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है रहने के लिए। अब मिस्टर राम को यहाँ पे मान लो अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है और वो रेंटल इनकम जो है वो 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा होती है, तो उस केस में भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 194IB में। तो यहाँ पे मिस्टर राम का जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो है 10,000 रुपए। तो आप रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू की गई है 112/2024, ये नोटिफिकेशन जो है वो ये कहती है कि अगर आपकी सैलरी के अलावा इन सेक्शन जो है उस पर अगर कोई टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया गया है तो आप इस नोटिफिकेशन जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि जहां पहले आपकी सैलरी की इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, तो उस केस में आपकी हर महीने की जो टीडीएस की लायबिलिटी आती थी वो थी 10,000 रुपए। अब इस नोटिफिकेशन को इशू करने के बाद आपको क्या होगा कि ये जो 40,000 रुपए की टीडीएस की क्रेडिट है वो आपकी सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उससे मिल जाएगी। तो आपकी नेट लायबिलिटी जो आती है वो है 60,000 रुपए। अब मानते मिस्टर राम जो है वो पूरे साल एक ही जगह काम करता है, तो यहाँ पे उसकी हर मंथ की टीडीएस की लायबिलिटी आती है 5,000 रुपए।
अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये 1,20,000 रुपए की जो टीडीएस की लाइबिलिटी है वो आपकी लास्ट ईयर की है, और ये जो अमेंडमेंट है वो गवर्नमेंट ने इस साल किया है, यानी कि आपके अमेंडमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसके 60,000 रुपए के टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। अब मिस्टर राम जो है उसके द्वारा मान लो अगर इसको कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे क्या होगा कि उसकी इनकम जो है वो जनरेट होगी। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चेंजेस है वो अनाउंस करने से पहले क्या हो रहा था कि मिस्टर राम जो है उसको क्या करना पड़ रहा था, ये 60,000 रुपए जो है उसका रिफंड क्लेम करने के लिए उसको अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करनी पड़ती थी, और आईटीआर फाइल करने के बाद उसके 3 से 4 महीने में रिफंड जो है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था। तो इससे क्या हो रहा था कि मिस्टर राम जो है उसकी कैपिटल जो है वो अननेसेसरी क्या हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी। तो अब यहाँ क्या होगा कि मिस्टर राम की जो एक्स्ट्रा कैपिटल ब्लॉक हो रही थी वो ब्लॉक होने से बच जाएगी। अब यहाँ पे मिस्टर राम का जो टीसीएस है और अदर सेक्शन में जो उसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो मिस्टर राम जो है उसके एम्प्लॉयर जो है उसको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसको क्या करना है, उसको अपने एम्प्लॉयर जो है उसको ये सारी डिटेल जो है एक फॉर्म जो है उसमें फिल करके देनी है। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा रिसेंटली एक नया फॉर्म है जो कि इशू किया गया है, फॉर्म 12B AA। और इस फॉर्म जो है उसमें एम्प्लॉय जो है उसको क्या करना है, अपनी जिन जिन सेक्शन में टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट किया गया है उसकी डिटेल जो है वो फिल करनी है, और ये फॉर्म जो है वो फिल करके अपने एम्प्लॉयर जो है उसको सबमिट करना है। और उसके एम्प्लॉयर जो है उसके द्वारा जब सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा तो इसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब ये बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्म नंबर 12B AA जो है वो सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर को। अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी है, तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल डालनी है, तो डिटेल ऑफ अदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सैलरी के अलावा जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जिसमें आपको सेक्शन अंडर विच टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपका कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया गया है, टीडीएस डिडक्टर का नेम, उसका एड्रेस, टैन नंबर, अमाउंट जिसपे टीडीएस डिडक्ट किया गया है, एंड अमाउंट ऑफ इनकम एंड रिसीव्ड क्रेडिट जो भी हुई है, और इसके बाद एनी अदर रिलेवेंट डिटेल, ये सारी डिटेल जो है वो आपको डालनी है। देन नेक्स्ट सेकंड जो है उसमें आपको डिटेल डालनी है, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें यदि आपका कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो वो किस सेक्शन में कलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल डालनी है, नेम ऑफ द कलेक्टर, एड्रेस ऑफ द कलेक्टर, टैन नंबर ऑफ द कलेक्टर और अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, ये सारे रिलेवेंट डिटेल जो है वो आपको इसमें डालनी है। और थर्ड नंबर जो है उसमें आपको डालना है लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मान लो आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जो कि आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको ये डिटेल जो है यहाँ पे इंसर्ट करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका लॉस है वो केवल ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें ही सेट ऑफ होगा। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ आपके हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के केस में ही होगा, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस है या फिर आपका कोई शेयर ट्रेडिंग का लॉस है तो उस केस में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ने आपके फॉर्म नंबर 16 जो है उसमें भी चेंजेस किए हैं, और इसमें 2 नए कॉलम है जो कि इंसर्ट किए हैं। अब आपका जो फॉर्म 16 होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, और ये आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है। अब इस फॉर्म जो है उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब आपका जो पार्ट बी होता है उसमें आपका टीडीएस कैसे कंप्यूट किया जाता है उसकी डिटेल होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉइंट नंबर 19 जो है वो इंसर्ट किया, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपका सैलरी के अलावा किसी अदर सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। और पॉइंट नंबर 20 में अगर आपका कोई टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो आपके टोटल सैलरी पे जितना टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसमें से आपका इन दोनों में जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसको लेस करने के बाद में जो नेट अमाउंट आपकी पेबल आ रही है वही आपको क्या करनी है, पे करनी है। देन नेक्स्ट चेंजेस जो है वो आपके फॉर्म नंबर 24Q जो है उसमें किया गया है, और ये फॉर्म 24Q जो है वो आपका टीडीएस का रिटर्न होता है जो कि एम्प्लॉयर जो है उसके द्वारा टीडीएस डिडक्ट करके फाइल किया जाता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जो है उसने रिलेवेंट अमेंडमेंट जो है वो करे हैं। जो एम्प्लॉयर उसको सबसे पहले एक काम करना है, उसको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है और वहां जाके उसको लॉग इन करके अपना 26AS जो है वो चेक करना है, और उस 26AS में देखना है कि उसका किस किस सेक्शन में टीडीएस और टीसीएस जो है वो डिडक्ट किया गया है या कलेक्ट किया गया है।
और फिर उसको ये फॉर्म जो है उसमें ये सारी डिटेल फिल करके अपने एम्प्लॉयर जो है उसको देना है, ताकि आपका टैक्स जो है वो सेव हो जाए। तो ये चीज़ समझने में गवर्नमेंट को इतना टाइम लग गया कि जहाँ पे एसएससी जो है उसके द्वारा सैलरी की इनकम पे टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट किया जा रहा है, और दूसरी जो उसकी अदर सोर्सेज की इनकम है उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका उसके द्वारा रिटर्न जो है उसमें रिफंड क्लेम किया जा रहा है। तो यदि उसकी सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसको उसकी जो दूसरी इनकम है उसमें जो रिफंड है उससे अगर एडजस्ट कर दिया जाता, तो उस केस में उसकी अननेसेसरी जो कैपिटल ब्लॉक हो रही थी वो नहीं होती, और उस कैपिटल को अगर उसके द्वारा कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता तो वहाँ से उसको रिटर्न मिलता। तो हालांकि गवर्नमेंट को ये चीज़ काफ़ी लेट समझ आई। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।